हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपनी पिछली क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको कुछ ट्रांजैक्शंस के ट्रीटमेंट करने सिखाए थे। इसके बाद हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस के ट्रीटमेंट करना सिखाऊंगी अकाउंटिंग इक्वेशन में, जिसमें सबसे पहली स्पेशल ट्रांजैक्शन हमारी आती है जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या दैट मीन्स कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कि ड्यू हो चुके हैं बट अभी तक हमने पे नहीं किए हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दैट मीन्स वो खर्चा तो इसी साल हमें करना था, लेकिन हमने अभी तक वो खर्चा किया नहीं है और हमने उनको पे नहीं किया है। ठीक है, एक्सपेंसेस which have become due but not paid yet। ठीक है, जिनकी पेमेंट अभी तक नहीं की गई है उन्हें हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो अब इन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशन क्या थी? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अब इसमें अब हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ट्रीट करना है, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे कि एग्जांपल है रेंट ऑफ ₹1000 इज आउटस्टैंडिंग। अब हमें इस ट्रांजैक्शन को ट्रीट करके दिखाना है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे कि ₹1000 ऐसा रेंट है जो कि हमें इस साल ही पे करना था बट हमने अभी तक उसे पे नहीं किया है। ठीक है, तो यानी अभी हमें इसकी पेमेंट करनी है, तो जिन चीज़ों की हमें पेमेंट करनी होती है वो हमारी क्या होती हैं? वो हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हेड बनाएंगे और इसके अंदर ₹1000 को ऐड करके दिखाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, क्योंकि इस साल ये हमें पे तो करना ही था, तो हम इसे ये मान के चलेंगे कि ये हमारे इसी साल का खर्चा है और हम इसे पे करेंगे। तो जो भी एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं? हम उन्हें कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। कैपिटल में से ₹1000 को माइनस करके दिखा देंगे और इस तरीके से हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो गया? का ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में हम क्या करेंगे? हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में जब भी हमें क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन होंगे तो हम लाइबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एक हेड बनाएंगे और उसमें हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को 1000 को प्लस कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि हम इसे एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेंगे इसी साल का, तो इसलिए हम इसे कैपिटल में से क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है जिसका नाम है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस। दैट मीन्स कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कि जिनकी पेमेंट हमने एडवांस में कर दी है उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, expenses which have been paid in advance। ठीक है,
ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट हमने एडवांस में कर दी है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ठीक है। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, जिनकी पेमेंट हमने अगले साल की पेमेंट इसी साल में कर दी है। डैट मीन्स वो खर्चा इस साल का नहीं था, लेकिन हमने उनको क्या कर दिया है, एडवांस में पे कर दिया है। तो वो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के केस में हम इनको कैसे ट्रीट करते हैं, जो भी एक्सपेंसेस हमने फ्यूचर के इस साल पे कर दिए हैं, डैट मीन्स ये हमारे लिए एक तरीके से क्या है, हमारी एसेट है। ठीक है, क्योंकि हमें फ्यूचर में इनकी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसे एज एन एसेट ट्रीट करते हैं और हम इसको क्या करते हैं, एसेट में एक प्रीपेड एक्सपेंसेस का एक हेड बनाते हैं और उसके अंदर हम इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, इस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और इसका सेकंड ट्रीटमेंट क्या होगा, सेकंड ट्रीटमेंट हम इसका करेंगे कि जब हमने इसी साल इसकी एडवांस पेमेंट की है, तो डैट मीन्स हमारे पास से क्या गया होगा, हमारे पास से कैश गया होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, कैश में से माइनस करके दिखाएंगे और इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स एक तरफ हम इसकी एसेट्स क्रिएट कर देंगे, क्योंकि ये इस साल का खर्चा नहीं था, ये अगले साल का खर्चा था, और जो कि हमने इसी साल कर दिया है। और सेकंड, हमने इस साल अपना कैश में पे किया है, इस वजह से हमारा कैश कम हो गया होगा, इसलिए हम इसको कैश में से क्या करके दिखाएंगे, माइनस करके दिखा देंगे। ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस के बाद हमारा नेक्स्ट आता है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी ऐसी इनकम जो कि हमें एडवांस में मिल गई है, उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। ठीक है। अब इस अनअर्न्ड इनकम का ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे, तो हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ठीक है। अनअर्न्ड इनकम क्या होती है, ऐसी इनकम जो कि हमें एडवांस में मिल गई है। ठीक है, जिसकी पेमेंट अगले साल हमें मिलनी थी, लेकिन हमें उसकी पेमेंट अभी मिल गई है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, तो यानी इसकी पेमेंट हमें अभी मिल रही है, तो यानी हमारे पास क्या आ रहा होगा, कैश आ रहा होगा। तो सबसे पहले एसेट्स के अंदर हम कैश में इसको क्या करके दिखा देंगे, प्लस करके दिखा देंगे। ठीक है। और दूसरा, क्योंकि ये इस साल का पैसा नहीं था, ये पैसा हमें अगले साल मिलना था, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे और इसका हम एक अलग से हेड बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनअर्न्ड इनकम। ठीक है। और अनअर्न्ड इनकम के हेड के अंदर हम इसको प्लस करके दिखा देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम अनअर्न्ड इनकम का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आती है, जिसका नाम है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या होती है, अक्रूड इनकम क्या होती है, इनकम दैट इज earned but not received yet। इट मीन्स कि ऐसी इनकम जो हमने इस साल हमें मिलनी थी और हम कमा चुके हैं, बट अभी तक हमें मिली नहीं है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अक्रूड इनकम बोलते हैं। ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट करते हैं। पहले हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू
लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ठीक है, अब सबसे पहले अक्रूड इनकम क्या होती है, यानी ऐसा पैसा जो कि हमें इसी साल मिलना था बट नहीं मिला। ठीक है, तो ये हमारे लिए, हम इसको क्या करते हैं, ये हमारे लिए एसेट मानी जाती है। ठीक है, और हम एसेट के अंडर में इसका एक हेड बनाएंगे अक्रूड इनकम के नाम से। ठीक है, अक्रूड इनकम का हेड बना के हम वहाँ पर इसको क्या करेंगे, इस अमाउंट को प्लस करेंगे। और सेकंड काम हम इसका क्या करेंगे, क्योंकि ये पैसा हमें मिलना था बट नहीं मिल पाया है, इसलिए ये हमारे लिए क्या है, इनकम है, जो कि इसी साल की इनकम थी जो कि हमें मिलनी थी। ठीक है, तो जो भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं, उनको हम कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, इसलिए हम इसको कैपिटल में क्या कर देंगे, प्लस करके दिखा देंगे। ठीक है, तो इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, एक बार कैपिटल में प्लस कर देंगे और दूसरी बार हम यहाँ पर एसेट्स के अंडर में अक्रूड इनकम के हेड में इसको प्लस करके दिखा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको ट्रीट करेंगे। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी एसेट्स का लगातार यूज़ होने से जो उसकी वैल्यू में कमी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू continuous use of that asset, यानी उस एसेट, किसी भी एसेट का लगातार यूज़ करने की वजह से जो उसकी कमी, वैल्यू में कमी आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। डेप्रिसिएशन हमें गिवन है ₹500 depreciation is charged on building. It means कि बिल्डिंग पर 500 रुपये डेप्रिसिएशन का क्या किया गया है, चार्ज किया गया है। ठीक है, तो अब बिल्डिंग हमारी क्या है, एसेट है, और इसकी वैल्यू को हमें डेप्रिशिएट करना है। तो अब इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसेट्स के अंडर में बिल्डिंग का हेड बनाएंगे और वहाँ पर उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन की वैल्यू को -500 यहाँ पर शो करेंगे। अब इसके बाद सेकंड ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, सेकंड ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को हम एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए। कोई भी एक्सपेंस और इनकम होता है उसको हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं, हम उसको कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। इसलिए हम डेप्रिसिएशन को भी क्या करेंगे, एज एन एक्सपेंस मानते हुए -500 कैपिटल में से माइनस करके दिखा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन करते हैं जिससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, मिस्टर सुरेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मिस्टर सुरेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपीज़ से। ठीक है, मिस्टर सुरेश ने 1 लाख रुपीज़ कैश बिजनेस में लेकर आए हैं। ठीक है, और उससे उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो जब भी हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और जो भी पैसा हम बिज़नेस में लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कैपिटल।
तो डैट मीन्स इस ट्रांजेक्शन का फर्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल में 1 लाख रुपीज़ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और सेकंड इफेक्ट इस ट्रांजेक्शन का क्या होगा, सेकंड इफेक्ट होगा बिजनेस में वो कैश ला रहे हैं, तो डैट मीन्स हमारा जो कैश है वो 1 लाख रुपीज़ से क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी दोनों तरफ की ट्रांजेक्शन क्या हो गई, दोनों साइड इक्वल हो गई, ठीक है। अब हम इसको बैलेंसिंग कर लेंगे। तो हमारी इक्वेशन बन गई, 1 लाख हमारे पास कैश है और 1 लाख हमारे पास कैपिटल के हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन आती है। सेकंड ट्रांजैक्शन में बोला है पेड रेंट इन एडवांस, दैट मीन्स कि हमने जो हमारा रेंट है जो कि हमें अगले साल पे करना था वो हमने इसी साल पे कर दिया है, ठीक है, हमने एडवांस में ही पे कर दिया है। तो जब हम एडवांस में पेमेंट करेंगे तो सबसे पहले हमारा कैश कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3000 रुपीज़ से 3000 रुपीज़ का हमने एडवांस रेंट पे किया है, तो 3000 रुपीज़ से हमारा क्या हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट इस ट्रांजेक्शन का दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जो पैसा हमें अगले साल पे करना था वो हमने इसी साल पे कर दिया, दैट मीन्स कि ये क्या है, हमारा प्रीपेड रेंट है, ठीक है। तो यानी प्रीपेड एक्सपेंस है ये, और प्रीपेड एक्सपेंस हमारी क्या होती है, एसेट होती है। तो हम एक नई एसेट क्रिएट करेंगे जिसका नाम है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस हेड के अंडर में हम 3000 रुपीज़ प्लस कर देंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ ज़ीरो लगा दो, और कैपिटल पे भी हमारा कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ भी ज़ीरो लगा दो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से बैलेंसिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमारे 97,000 का कैश हो गया हमारे पास, 3000 की हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, लाइबिलिटीज़ ज़ीरो हैं, और 1 लाख रुपीज़ की हमारी कैपिटल हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन आती है। थर्ड ट्रांजैक्शन में बोला गया है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 50,000 एंड क्रेडिट 20,000, दैट मीन्स कि हमने गुड्स खरीदी हैं, कुछ कैश में खरीदी हैं और कुछ उधार में खरीदी हैं, ठीक है। तो यानी जब हमने गुड्स खरीदी हैं तो हमारे पास सामान आया होगा, और सामान को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। तो यानी हमारे पास स्टॉक क्रिएट हो गए होंगे। तो हम स्टॉक में टोटल हमारे पास सामान कितने का आया, 50,000 हमने कैश में स्टॉक खरीदा है और 20,000 का उधार में खरीदा है, दैट मीन्स टोटल स्टॉक हमारे पास कितने का आएगा, 70,000 रुपीज़ का हमारे पास स्टॉक आ गया, ठीक है। अब हमारे पास 70,000 का स्टॉक हो गया। अब हमारे पास से कैश कितना गया, हमने कैश में कितना परचेज़ किया था, 50,000 परचेज़ किया था, दैट मीन्स हमारे पास से कैश में से कितने पैसे गए, 50,000 रुपये चले गए कैश में से, ठीक है। अब इसके बाद बाकी स्टॉक हमने किससे ख़रीदा था, उधार में ख़रीदा था, दैट मीन्स जब भी हम किसी से उधार में सामान खरीदते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम है क्रेडिटर्स, और उस क्रेडिटर्स में हम 20,000 को प्लस कर देंगे, ठीक है। और कैपिटल पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारे ज़ीरो हैं। अब इसको हम फिर से बैलेंसिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बच गया 47,000 का कैश, 3,000 के प्रीपेड एक्सपेंसेस, 70,000 का हमारे पास स्टॉक हो गया है, क्रेडिटर्स हमारे पास 20,000 के हो गए हैं, और 1 लाख रुपीज़ का हमारे पास कैपिटल है। अब आप इन दोनों साइड्स को ऐड करेंगे तो अभी भी ये दोनों साइड क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, ठीक है। दिस साइड इज 1,20,000 एंड दिस वन इज ऑल्सो 1,20,000, तो ये दोनों साइड्स क्या है, हमारी इक्वल है।
अब इसके बाद हमारा फोर्थ ट्रांजैक्शन आती है। फोर्थ ट्रांजैक्शन में क्या बोला गया है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹80,000 कोस्टिंग 40,000। दैट मीन्स कि 40,000 का सामान 80,000 में बेच दिया हमने, ठीक है। और किस में बेचा है, कैश में बेचा है। तो हमारे पास से सामान कितने का गया, 40,000 का सामान था, तो 40,000 का सामान हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कितने में बेचा हमने ये 40,000 का सामान, हमने सामान ये बेचा है 80,000 रुपये में। तो यानी हमारे पास कैश कितने रुपए में आया होगा, कितने रुपए का कैश हमारे पास आ गया, 80,000 रुपीज़ का कैश हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पर कितने का डिफरेंस बैठ रहा है, 40,000 का डिफरेंस है। तो यानी अभी 40,000 का डिफरेंस, इसे हमें कंप्लीट करना है। तो ये 40,000 कहाँ जाएंगे, 40,000 का सामान जब हमने 80,000 में बेचा, इट मीन्स हमें प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट और लॉसेस को भी हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं, हम कैपिटल में से ही एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इस 40,000 को प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, कैपिटल में एज अ प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब फिर से हम बैलेंसिंग कर लेंगे। तो ये साइड हो गई 1,27,000, 3,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस, 30,000 का अब हमारे पास स्टॉक बच गया। यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है। 20,000 का हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, प्लस कैपिटल अब हमारे पास कितने की हो गई, 1,40,000 रुपीज़ की कैपिटल हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हमारी फिफ्थ ट्रांजैक्शन है, जिसमें क्या बोला है, पेड सैलरी इन कैश 4,500 रुपीज़, ठीक है। यानी कैश में हमने सैलरी पे की कितने रुपए की, 4500 रुपये की। तो यानी हमारे पास से कैश कितना कम हो गया, 4,500 का कैश कम हो गया, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बोला है सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1,000 रुपीज़ की, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमें इसी साल करने थे बट हमने अभी नहीं किए, ठीक है। तो यानी इस साल टोटल एक्सपेंसेस हमारे कितने के हुए, 4,500 ये सैलरी, और जो सैलरी 1,000 रुपीज़ की आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल कितनी एक्सपेंसेस कितनी सैलरी हो गई, टोटल सैलरी हमारी हो गई 5,500 रुपीज़ की, ठीक है। तो ये 5,500 रुपये की जो सैलरी है, ये हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। और एक्सपेंस को हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं, हम अपनी कैपिटल में से एडजस्ट करते हैं। तो इस अमाउंट को हम कैपिटल में से टोटल अमाउंट 5,500 को माइनस करके दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे 1,000 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब इस 1,000 को हम कहाँ से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हमारी आउटस्टैंडिंग कितनी थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे 1,000 रुपीज़ के थे, जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे जिसका नाम क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमने क्रिएट की, अब यहाँ पर हम उस 1,000 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हमारी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई जो कि हमें इस साल पे करनी थी बट अभी हमने पे नहीं की। तो अब ये दोनों साइड फिर से हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। अब इसको हम फिर से बैलेंसिंग कर लेंगे। तो ये हमारा आ गया 1,22,500। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे 3,000 रुपीज़ के हो गए। 30,000 का हमारे पास स्टॉक है। 1,000 की हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। 20,000 के हमारे क्रेडिटर्स हैं एंड 1,45,500 रुपीज़ की हमारी 1,40,000 में से 5,500 माइनस करने हैं हमें। तो डैट मीन्स ये अमाउंट कितना आएगा, 1,34,500, ठीक है। तो 1,34,500 रुपीज़ हमारी क्या हो गई, कैपिटल हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आती है सिक्स्थ ट्रांजैक्शन। अब सिक्स्थ ट्रांजैक्शन में क्या बोला है, बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़ 30,000, यानी 30,000 की मोटरसाइकिल हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए
यूज़ की है। जब भी हम पैसा बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ड्राइंग। ठीक है, तो जब भी हमने बिजनेस में पैसा लेकर आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, जब भी हम बिजनेस में पैसा लेकर आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो उसे भी हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, कैपिटल में से ही एडजस्ट करेंगे। तो यानी 30,000 की जो मोटरसाइकिल पर्सनल यूज़ के लिए परचेज़ की है तो उसे हम कैपिटल में से क्या करेंगे, माइनस करके दिखाएंगे। तो 30,000 रुपीज़ हमने ड्राइंग के कैपिटल में से माइनस कर दिए। अब हमने मोटरसाइकिल परचेज़ की है तो यानी हमारे बिजनेस में से कैश भी गया होगा, तो यहाँ पर हम दूसरा ट्रीटमेंट इसका क्या करेंगे, 30,000 रुपीज़ कैश में से भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, बाकी इस ट्रांजैक्शन का कहीं पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो बाकी सब जगह हम 0 लिख देंगे। अब हम इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो अब हमारा ये कितना बच गया, 0 5 2 9 0, 92,500 का हमारा कैश बच गया, 3,000 रुपीज़ का प्रीपेड एक्सपेंसेस, 30,000 रुपीज़ के स्टॉक हो गए, 1,000 रुपीज़ के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है हमारे, 20,000 रुपीज़ की क्रेडिटर्स है हमारे, एंड 1,04,500 रुपीज़ की कैपिटल है हमारी। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन थी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को एक बार हम बैलेंस शीट पर दिखाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। ये है हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इसमें हम सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारी एसेट क्या थी, कैश थी, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 92,500 रुपीज़। इसके बाद हमारी सेकंड एसेट थी स्टॉक, जिसकी वैल्यू थी ₹30,000। इसके बाद नेक्स्ट था हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू थी ₹3,000। इसके बाद नेक्स्ट हमारे आ जाती हैं लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले हमारे थे क्रेडिटर्स, जिनकी वैल्यू थी ₹20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे थे ₹1,000 के, एंड कैपिटल हमारी थी 1,04,500 रुपीज़ की। अब ये दोनों साइड्स हमारी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो इनको दोनों साइड्स को हम ऐड करके देखेंगे। तो ये वाली साइड हमारी कितनी आ गई, ऐड करने पे 1,25,500 रुपीज़, और ये वाली साइड भी हमारी आ गई 1,25,500 रुपीज़। ठीक है, तो बैलेंस शीट हमेशा क्या आती है, दोनों साइड इसकी हमेशा इक्वल आनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आगे भी मेरी इसी तरीके से क्लास के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।